हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट सभी में आपके लिए उपयोगी होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप जो है वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं और फिर इसे सोल्व करने की कोशिश करें। जब आपसे सोल्व न हो तो आप वीडियो को प्ले करें और आगे की तरफ देखें, तब आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको जो है इस तरह से पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है, रीजनिंग में आप किस पोजीशन पर हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सतीश जो है एक बैठक स्थल पर 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचता है। 20 मिनट पहले पहुंचता है तो वह कितने बजे पहुंचा? 8:30 बजे। सतीश बैठक स्थल पर कितने बजे पहुंचता है? 8:30 बजे। पहुंचने के बाद सतीश को पता चलता है कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। अब ये लाइन जो है आपको समझनी है। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, इसी बात को आपको समझना है। तो क्वेश्चन में बताया गया कि सतीश 40 मिनट लेट पहुंचने वाले व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब सतीश कितना लेट है? 10 मिनट। और सतीश वहाँ कितने बजे पहुँचा? 8:30 पर। तो 8:30 में से 10 मिनट और कम कर देंगे तो कितना आएगा? 8:20। सही निर्धारित समय अब क्या होगा? 8:20। तो इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंग्लिश की एक श्रृंखला दी गई है। आपको 3 वर्ड देखने हैं, के, जी और एन। बीच में जो है जी आना चाहिए और जी के एक साइड में के और एक साइड में एन होना चाहिए। तो आपको बताना कि इस तरह के कितने जोड़े बनेंगे। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहला जो जी लिखा है ये हमारा जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके राइट साइड में एल लिखा है। इसके बाद आगे चेक करते हैं, ये जो दूसरा जी लिखा है ये भी हमारा पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि एक साइड में सी लिखा है। इसके बाद आगे चेक करते हैं, ये जो जी लिखा है ये हमारा बिल्कुल प्रश्नानुसार लिखा गया है। इसके राइट साइड में के लिखा है और लेफ़्ट साइड में एन लिखा है और मिडल में जी है। तो एक पेयर हमारा ये बनेगा। और आगे चेक करते हैं, इसके बाद ये वाला जो जी है ये भी हमारा एक पेयर बनेगा। इसके लेफ़्ट में के है और राइट में एन लिखा है, तो एक जोड़ा ये बनेगा। कुल मिला के कितने हो गए? 2। अब आगे चेक करते हैं, इसके बाद ये जो लास्ट में जी है ये भी हमारा पेयर नहीं होगा, क्योंकि एक साइड में एक्स लिखा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे इस तरह के कुल कितने जोड़े बनेंगे, जिनके मिडल में जी है और दोनों साइड में एन और के लिखा है। तो ऐसे केवल 2 जोड़े बनेंगे। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3 में आपको 3 शब्द दिए गए हैं, ऊष्मा, कैलोरी और ध्वनि। ऊष्मा के बाद कैलोरी लिखा है। ये जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम देखते हैं कि पहले और दूसरे शब्द में क्या संबंध है, और फिर वही संबंध तीसरे और चौथे में बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का लॉजिक इस तरह के क्वेश्चन में लगता है। अगर पहले दूसरे में संबंध नज़र न आए तो फिर हम पहले और तीसरे शब्द को चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। तो इसी तरह से
ध्वनि का मात्रक क्या होगा? डेसिबल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 एनालॉजी से लिया गया है। आपको एक संख्या दी गई है 62 और फिर उसके बाद लिखा 145। तो छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या दी जाए तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के इस तरह के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो यहाँ मैं जो है आपको डायरेक्ट वह लॉजिक बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो 62 को कैसे लिखा है? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। उसमें से फिर 2 माइनस कर दिया गया है। फिर 8 में 4 जोड़ दिया, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। और फिर 12 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दिया है। इस तरह से 145 को लिखा है। यही लॉजिक देखते हैं कि किस ऑप्शन में लगा है। तो यह वाला लॉजिक जो है ऑप्शन बी में लगा है। ऑप्शन बी में 119 को कैसे लिखा है? 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121। 121 में से 2 माइनस करके लिखा है 119। अब 11 में 4 जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा। फिर हम 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 225। 225 में 1 जोड़ देंगे तो 226 लिखा है। यही लॉजिक जो है हमारा क्वेश्चन में लगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 में जो है हमको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें 13 का स्क्वायर दिया है, इसके बाद 12 का स्क्वायर दिया है, फिर 289 लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन को जो हम इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हम आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। हम जो है इस क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में सोल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको जो है इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो बता देता हूँ, बाकी आप जो है बुक से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ सबसे पहले 169 लिखा है जो कि 13 का स्क्वायर है। फिर 121 लिखा है जो कि 11 का स्क्वायर होता है। फिर 64 लिखा है जो कि 8 का स्क्वायर होता है। अब ये सबसे लास्ट में जो 32 लिखा है यानी कि 32 लिखा है, ये कैसे लिखा है? 13, 11 और 8 इन सब को जोड़ दिया गया है। इन सब को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 32। अब यही लॉजिक जो है इस दूसरे बॉक्स में है। सबसे पहले हमें 12 का स्क्वायर दिया है, फिर 14 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट दिया गया है। अब इन सभी को जोड़ दिया गया है, जोड़ के 35 लिखा है। तो यही लॉजिक अपनाते हुए हम तीसरे बॉक्स में देखते हैं कि हमें सबसे पहले 17 का स्क्वायर दिया है, फिर 441, 21 का स्क्वायर रूट लिखा है, फिर 225, 25 का स्क्वायर रूट लिखा है। अब हम 17, 21 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 53, 53, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6 में आपको कुछ आधे अधूरे शब्द दिए गए हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से अक्षर से ये आधे अधूरे शब्द एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे, यानी कौन सा अक्षर लगाने से ये शब्द अपने आप में अर्थपूर्ण हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को लेते हैं, एस को EAT के EAT से पहले लगाते हैं तो सीट बनता है जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन इसके बाद जो शब्द दिए गए हैं उनमें एस को जोड़ते हैं तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, तो ये हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम ऑप्शन बी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम एच को EAT से जोड़ते हैं तो हमारा नया वर्ड हीट बनता है जिसका अर्थ होता है ताप, यानी कि तापमान। उसके बाद एच को आवर के साथ जोड़ते हैं तो हमारा नया वर्ड बनता है आवर,
आवर का मतलब होता है घंटा, जैसे घड़ी के घंटे होते हैं। इसके बाद एच को आई एस से पहले लगाते हैं तो हमारा नया वर्ड बनता है हिज। हिज मतलब उसका। इसके बाद ए एस, इससे पहले एच जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हैज़। हैज़ का मतलब रखना। हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, आपने टेंस में पढ़ा होगा। इसके बाद ए टी, एट से पहले जो है हम एच को लगाते हैं, एच जोड़ते हैं तो हमारा नया वर्ड बनेगा हैट। ये भी अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है। हैट का मतलब जोफड़ी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों इस अल्फ़ाबेट से लिया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर वो आपको आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं तो आपको रफ काम के लिए एक खाली पेज मिलता है। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो आप क्या करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीधे क्रम और उल्टे क्रम दोनों क्रम में लिख लें, और जैसे इस तरह का क्वेश्चन सामने आए तो उसको जल्दी से सोल्व करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी वही उत्क्रम में, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अब जो है काफ़ी बच्चों को दायां और बायां जानने में भी परेशानी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी दाईं साइड है वही दायां होता है, और जो आपका बायां है वही बाईं साइड होती है। आप इस तरह से दायां और बायां जज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा टी, T20। अब हम बाएं से 21वां अक्षर देखेंगे तो हमारा 21वां अक्षर क्या आएगा एफ। अब हम देखते हैं कि टी और एफ के मध्य कुल कितने अक्षर आते हैं 14। तो 14 में से हम जो है 6 एक साइड छोड़ देंगे और 6 अक्षर एक साइड छोड़ देंगे, और जो 7वां अक्षर है वो हमारा मिडिल अक्षर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ हमारा मिडिल अक्षर क्या होगा एम। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको एक शब्द दिया है DIG डिग, इसको लिखा है 25, और फिर दूसरा शब्द दिया आपको कट, कट को लिखा है 49, और फिर आपसे पूछा है किक शब्द को इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि डिग और कट को जो 25 और 49 लिखा है इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो DIG में जो डी है वो कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर। इसके बाद आई कितने पर आता है 9 नंबर पर। इसके बाद जी कितने पर आता है 7 पर। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 4, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ कितना होगा 20, और 20 में 5 जोड़ के 25 लिखा है। इसी तरह से कट में सी कितने नंबर पर आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर। यू कितने पर आता है 21 पर, और टी कितने पर आता है 20 पर। इन तीनों को जोड़ देंगे, 3, 21 और 20, तीनों का जोड़ कितना होगा 44। इसी तरह 44 में 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ के कितना लिखा है 49। अब यही लॉजिक जो है किक शब्द में लगाएंगे। तो किक में जो के शब्द है, के अक्षर है, वो कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर। इसके बाद आई कितने पर आता है 9 पर। सी कितने पर आता है 3 पर। के कितने पर आता है 11 पर। अब इन चारों को जोड़ देंगे, 11, 9, 3 और फिर से 11। इन चारों का जोड़ आएगा हमारे पास 34। 34 में 5 जो हम अपनी तरफ से प्लस कर देंगे, तो टोटल जोड़ कितना आएगा 39। इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमें एरो की एक श्रृंखला दी गई है। हमें बताना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी एरो आएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है हम देखते हैं कि ये जो पहली एरो दी गई है बॉक्स नंबर 1 में, और फिर इसके बाद जो दूसरी एरो दी गई है इसको 45 डिग्री घुमा के लिखा है। फिर दूसरी और
तीसरी एरो को जो है 45 डिग्री और डाउन करके लिखा है। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, 45 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम यही लॉजिक दूसरे बॉक्स में लगा है। ये जो पहली एरो है इसको दूसरे बॉक्स में 45 डिग्री डाउन करके लिखा है, फिर दूसरी एरो को तीसरे बॉक्स में 45 डिग्री और डाउन करके लिखा है। अब इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम तीसरे बॉक्स को पूरा करें। तो इस तरह इस लॉजिक को फॉलो करते हुए हमारे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? ऑप्शन डी वाली आकृति हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 में आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है और आपको बताना है कि यह प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में सम्मिलित की गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुछ बच्चों को जो हो यहाँ ऑप्शन सी इसका उत्तर लगेगा, लेकिन ऑप्शन सी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बना हुआ है वह थोड़ा सा टेढ़ा बना है, जबकि बी में बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बीच वाली लाइन को काटा गया है, सर्कल को बिल्कुल बीचों बीच लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 में हमें एक श्रृंखला दी गई है। इसमें हमें 3 वर्ड दिए गए हैं, एल, एम और एन। तो इस श्रृंखला में हम सबसे लास्ट में देखते हैं कि तीनों वर्ड लिखे हैं, एल, एम, एन। तो एक सीरीज, एक क्रम जो है हमारा ये बनेगा एल, एम, एन, और इसमें हमारा दूसरा क्रम बनेगा 2 नंबर का खाली स्थान है, इसमें हम एम लिखेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में एन से पहले एम लिखा गया है। तो हमारे पास एक क्रम बनता है एम, एन, एल, जो कि 2 नंबर खाली स्थान के साथ पूरा होता है। इससे पहले जो नंबर 1 का खाली स्थान हमें दिया गया है इसमें हम लिखेंगे एन। तो हमारा एक नया क्रम बनता है एन, एम, एल। तो इन दोनों क्रम को फॉलो करते हुए हम इस पूरी श्रृंखला को पूरा करेंगे। पहले एन, एम, एल, उसके बाद एम, एन, एल, फिर एन, एम, एल, उसके बाद फिर एम, एन, एल। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12 में हमें संख्याओं का एक क्रम दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या क्रम में नहीं है। तो 7 के बाद 56 लिखा है, तो 7 को जो है 8 से गुना करके 56 लिखा गया है। इसके बाद 56 को 8 से गुना करेंगे तो 447 नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या है हमारी अनुक्रम में नहीं है, बाकी की सभी संख्याएं अनुक्रम में है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? 447, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? 1993 और 2004 के बीच कुल कितने साल होंगे? 11 वर्ष, और 2 आएंगे इसमें लीप वर्ष, 1996 और 2000। कैलेंडर में सेम डेट पर 1 साल बाद एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को मंगलवार होगा। तो यहाँ पर 15 जनवरी 1993 से लेके 15 जनवरी 2004 तक कितने दिन बढ़ेंगे? 13 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि 11 तो साल होंगे और 2 दिन जो 2 लीप वर्ष आएंगे वो एक्स्ट्रा होंगे, तो 13 दिन बढ़ जाएंगे। अब हम सोमवार में 13 दिन और ऐड करते हैं तो कौन सा दिन होगा? रविवार। 15 जनवरी 2004 को क्या होगा? रविवार। अब 15 जनवरी 2004 से लेके 17 अगस्त 2004 तक कुल कितने दिन होंगे? 215 दिन। अब 215 को 7 से भाग दे देंगे तो हमारे पास विषम दिन कितने आएंगे? 5। अब रविवार में 5 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। यहाँ हमारा उत्तर होगा शुक्रवार। प्रश्न नंबर 14 को दोस्तों आप इक्वेशन बनाकर भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ इसे ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ऑप्शन डी में 15 लिखा, तो मान लिया वर्तमान में आंसू की आयु
15 वर्ष है। तो 5 साल पहले कितने का था आंसू? 10 वर्ष का। तो उसकी माँ 3 गुनी थी, तो 10 का 3 गुना कितना होगा? 30। माँ की आयु कितनी हुई? 30 वर्ष। 5 साल पहले अगर 30 वर्ष थी, तो वर्तमान में आंसू की माँ की आयु कितनी है? 35 वर्ष। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आंसू की माँ की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। आंसू वर्तमान में 15 का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 20 वर्ष का। तो आंसू की माँ जो है आंसू से डबल है आयु में। यही हमें प्रश्न में दिया है। तो इस तरह हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15 में आपसे इस वाले पासे में एक के विपरीत पूछा गया है। यहाँ पर 2 अंक जो है दोनों डाइस में दिया है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे और बाकी की संख्याओं को क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि 1 के विपरीत 4 होगा। प्रश्न नंबर 16 में हमें कथन और निष्कर्ष दिया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी के सभी ऑप्शन का हमारे कथन से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 17 में आपको आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है। आपको पैटर्न को समझना है और बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति हमारा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18 में हम बहन भाई के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे और माता पिता के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे। माता पिता को ऊपर लिखेंगे और पुत्र पुत्री को नीचे की ओर लिखेंगे। सुनील का पुत्र करण है और सुनील की बहन संगीता है। संगीता जगदीश और विजय की माता है। अरनीश जगदीश के मामा हैं। हमें बताना है कि अरनीश और करण का आपस में क्या संबंध है। सभी को प्रश्नानुसार लिखने पर हम देखते हैं कि अरनीश संगीता और सुनील का भाई है, तो अरनीश जो है करण का चाचा होगा। प्रश्न नंबर 19 में आपसे वृत्त की संख्या पूछी गई है। तो इसमें हमारे कुल 3 बड़े वृत्त बनेंगे और 3 छोटे, तो कुल मिलाकर हमारे 6 वृत्त बनेंगे, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 20 में दोस्तों आपको 3 सर्कल दिए गए हैं। इसमें कंप्यूटर, जीव विज्ञान और गणित पढ़ने वाले स्टूडेंट दर्शाए गए हैं। ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या जो गणित न पढ़ने वाले स्टूडेंट को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम 6 को लेते हैं। 6 जो नंबर दिया है ये गणित पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को लेते हैं। 12 जो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हम 7 को लेते हैं। 7 जो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी।